स्वागत है आपका पटती पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 पर, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, कैसे वो फैले और कैसे मजबूत हुए। जी हाँ, और ये चैप्टर यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स हो या मेंस, सवाल बनते ही हैं। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि अंग्रेज भारत में फैले कैसे। क्या ये बस होता चला गया या कोई प्लान था? हम बंगाल, मैसूर, मराठा जैसी जो बड़ी भारतीय शक्तियां थीं, उनके साथ अंग्रेज़ों के संघर्ष को समझेंगे, और ये भी कि अंग्रेज़ कामयाब क्यों हुए। हाँ, और उनकी जो नीतियां थी, जैसे सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, और प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स, डेट्स, ट्रीटीज लोग ज़रूरी हैं, उनको भी हाईलाइट करेंगे, और मेंस के लिए एनालिसिस को पक्का करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एक सवाल जो मेंस में अक्सर घूम फिर कर आता है, वॉज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एक्सीडेंटल और इंटेंशनल? मतलब क्या ये सब अचानक हुआ या सोच समझकर किया गया? स्पेक्ट्रम क्या कहता है इस बारे में? देखिए, इस पर इतिहासकारों में हमेशा से दो राय रही हैं। कुछ मानते हैं, जैसे जूडिथ ब्राउन, कि भाई शुरू में तो वो व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था व्यापार करना। यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, आपस की लड़ाइयाँ, उससे उन्हें मौका मिलता गया और वो धीरे धीरे राजनीति में घुसते चले गए। कोई पहले से तयशुदा प्लान नहीं था। अच्छा, मतलब हालात ने उन्हें शासक बना दिया, वो बनना नहीं चाहते थे शुरू में? है जो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। खासकर 18वीं सदी के आखिर तक आते आते आप लॉर्ड वेलेस्ली को देखिए, 1798-1805, या लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-1823। उनकी नीतियां तो साफ तौर पर साम्राज्यवादी थीं। वेलेस्ली ने जिस तरह सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस का इस्तेमाल किया, वो सिर्फ व्यापार बचाने के लिए तो नहीं था। हाँ, वो तो आक्रामक विस्तार था एक तरह से। बिल्कुल। तो शायद हम कह सकते हैं कि शुरुआत भले ही व्यापार से हुई हो, लेकिन धीरे धीरे उनकी राजनीतिक और साम्राज्यवादी इच्छाएं हावी होती गईं। और इसमें वो 1740 का ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध वाला एंगल भी तो है, जब भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई शुरू हुई। उसने भी हवा दी होगी। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का कैटलिस्ट था, जिसने उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को सामने ला दिया। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ खास बातें यहाँ याद रखने वाली हैं। जी, जैसे 1708 में दो पुरानी इंग्लिश कंपनियों का विलय हुआ और बनी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर 1717 में फर्रुखसियर का फरमान, जिससे बंगाल में व्यापारिक छूट मिली, जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ। हाँ, दस्तक वाला मामला। बिल्कुल। और फिर वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन दो गवर्नर जनरल्स का समय और उनकी नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा सवाल, मेंस के लिए अंग्रेज सफल क्यों हुए? भारतीय शक्तियों के मुकाबले उनके पास ऐसा क्या था? कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। स्पेक्ट्रम इसके कई कारण बताता है। सबसे पहला और शायद सबसे साफ कारण, सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी। उनके हथियार बेहतर थे, उनकी सेना ज्यादा अनुशासित थी, और उनकी लड़ने की तकनीक, रणनीति, वो ज्यादा आधुनिक थी। अनुशासन की बात आपने की, इसमें वो रेगुलर सैलरी वाला पॉइंट भी जुड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। अंग्रेजों की सेना प्रोफेशनल थी, सैनिकों को टाइम पर तनख्वाह मिलती थी तो वफादारी रहती थी, जबकि कई भारतीय सेनाओं में अनुशासन की कमी थी और वेतन भी अक्सर अटक जाता था। और सिर्फ सेना में ही नहीं, उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बात थी, फेयर सिलेक्शन सिस्टम। जी, कंपनी में भर्ती और प्रमोशन काफी हद तक मेरिट पर होता था, जबकि भारतीय राज्यों में अक्सर वंशवाद या जी हुजूरी चलती थी। फिर ब्रिलियंट लीडरशिप, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, मुनरो जैसे काबिल नेताओं की पूरी एक लाइन थी उनके पास। सेकेंड लाइन लीडरशिप भी तैयार थी। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। और पैसा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। हाँ, वो भी। खासकर जब प्लासी के बाद बंगाल उनके हाथ लगा, तो वहां के जो अथाह संसाधन थे, उसने उनकी ताकत कई गुना बढ़ा दी। और एक चीज और, नेशनलिस्ट प्राइड, अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा। हाँ, ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण था। उनके सैनिकों और अफसरों में एक जातीय गौरव की भावना थी, जो शायद उस वक्त बिखरी हुई भारतीय शक्तियों में उस लेवल पर नहीं थी। लेकिन क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की अच्छाई थी? भारतीय पक्ष की कमजोरियां भी तो थी। बिल्कुल थी, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, एक तरह का पावर वैक्यूम था।
जो क्षेत्रीय ताकतें थी, मराठा, मैसूर, अवध, बंगाल, वो आपस में ही उलझी रहती थीं। एकता नाम की चीज नहीं थी। उनकी सैन्य तकनीक भी पुरानी पड़ गई थी। हाँ, और वैज्ञानिक सोच की कमी, दूरदर्शिता की कमी, ये सब भी था। समाज भी जाति और धर्म में बटा हुआ था। तो ये बहस का मुद्दा बनता है कि अंग्रेज अपनी वजह से जीते या भारतीय शासकों की आपसी फूटनों ने जिता दिया। देखिए, दोनों बातें सच है। भारतीय शासकों की कमजोरियों ने अंग्रेजों को मौका जरूर दिया। अगर मराठे एक होते या मैसूर और मराठे मिलकर लड़ते तो शायद नतीजा कुछ और होता। हाँ, ये तो है। लेकिन उन मौकों का फायदा उठाने के लिए और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए जो संगठन, अनुशासन, बेहतर तकनीक, आर्थिक ताकत और लीडरशिप अंग्रेजों के पास थी, वो निर्णायक साबित हुई। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया, पर फायदा उठाने की काबिलियत भी उनमें थी। बिल्कुल, ये दोनों का मिश्रण था। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ मुख्य बातें क्या हुई? ब्रिटिश सफलता के कारण याद रखें, बेहतर हथियार, अनुशासन, नेतृत्व, पैसा, राष्ट्रवाद। भारतीय कमजोरियां, आपसी झगड़े, पुरानी सेना, एकता की कमी और गवर्नर जनरल वेलेस्ली हेस्टिंग्स। फर्रुखसियर का फरमान 1717। और मेंस के लिए? मेंस के लिए एक्सीडेंटल वर्सेस इंटेंशनल वाली बहस के दोनों पक्ष समझें। ब्रिटिश सफलता के मल्टी डायमेंशनल कारण और भारतीय शक्तियों की हार के फैक्टर्स का बैलेंस्ड एनालिसिस जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की ये बढ़त सबसे पहले निर्णायक रूप से कहाँ दिखी? बंगाल में। प्लासी और बक्सर की बात करते हैं। यूपीएससी के लिए तो यह हमेशा से जरूरी रहा है। जी, बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक नवाबों ने इसे काफी हद तक स्वतंत्र बना लिया था। अंग्रेजों से झगड़े की जड़ थी वो व्यापारिक छूट, खासकर दस्तक। हाँ, वो पास जिससे कंपनी का माल बिना टैक्स दिया आ जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन कंपनी के लोग इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। इससे नवाब को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। सिराजुद्दौला जब नवाब बना 1756 में, उसने इस पर रोक लगाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने नवाब के आदेश मानने से इनकार किया। ऊपर से कलकत्ता में किलेबंदी भी करने लगे। यहीं से बात बिगड़ गई। और फिर क्लाइव ने वो साजिश रची, मीर जाफर, जगत सेठ वगैरह के साथ। हाँ, क्लाइव ने नवाब के दरबार के नाराज और महत्वाकांक्षी लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। सेनापति मीर जाफर, बंगाल का सबसे बड़ा साहूकार जगत सेठ, एक अमीर सौदागर अमीचंद और भी थे। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 तो नाम की लड़ाई थी। नवाब की इतनी बड़ी सेना और क्लाइव के पास मुट्ठी भर लोग, पर मीर जाफर की सेना का बड़ा हिस्सा लड़ाई नहीं। धोखा था पूरा। बिल्कुल। सिराज हार गया, पकड़ा गया और मार दिया गया। मीर जाफर को इनाम में बंगाल की नवाबी मिल गई। प्लासी के परिणाम तो बहुत दूर तक गए। अंग्रेजों को कठपुतली नवाब मिला, खूब पैसा मिला, 24 परगना की जमींदारी मिली, बंगाल के व्यापार पर कब्जा हो गया। कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहीं पड़ी। सही कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीर जाफर भी अंग्रेजों की मांगे पूरी करते करते परेशान हो गया, तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम थोड़ा काबिल निकला शायद। हाँ, वो ज्यादा योग्य था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की, सेना सुधारने की कोशिश की और उसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों पर से भी टैक्स हटा दिया। अरे, इससे तो अंग्रेजों का खास फायदा खत्म हो गया। बिल्कुल, अंग्रेज बुरी तरह चिढ़ गए। नतीजा हुआ बक्सर का युद्ध 1764। इसमें एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ 3 लोग, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और बक्सर की लड़ाई प्लासी जैसी नहीं थी, ये असली लड़ाई थी। हाँ, बक्सर एक निर्णायक सैन्य जीत थी अंग्रेजों के लिए। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में उन्होंने इस मिलीजुली सेना को हरा दिया। इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, कंपनी को दे दिया। बदले में उसे पेंशन और कुछ इलाका मिला। अवध के नवाब पर जुर्माना लगा। तो बक्सर ने प्लासी के काम को पूरा कर दिया। बंगाल पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो गया। लेकिन फिर वही सवाल, प्लासी को क्या कहें, सैन्य जीत या साजिश? शायद सैन्य जीत कहना ठीक न हो, पर उसके राजनीतिक और आर्थिक नतीजे इतने बड़े थे कि उसे एक टर्निंग पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा। उसने सत्ता का बैलेंस बदल दिया। बक्सर ने फिर उस पर मोहर लगा दी। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है? प्लासी युद्ध 23 जून 1757,
बक्सर युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि 1765। लोग सिराजुद्दौला, क्लाइव, मीर जाफर, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, हेक्टर मुनरो। दस्तक का मुद्दा और दीवानी अधिकार। और मेंस के लिए? प्लासी और बक्सर के कारण, आर्थिक और राजनीतिक दोनों, उनके परिणाम और महत्व, और कैसे इनसे बंगाल पर ब्रिटिश कंट्रोल स्थापित हुआ। बंगाल के बाद अंग्रेजों को असली चुनौती मिली दक्षिण में मैसूर से और पश्चिम में मराठों से। मेंस के लिए इनका प्रतिरोध समझना बहुत जरूरी है, खासकर टीपू सुल्तान का मूल्यांकन और मराठों की हार के कारण। पहले मैसूर की बात करते हैं। मैसूर में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। हैदर अली एक सामान्य सिपाही से अपनी काबिलियत के दम पर शासक बना था। उसने मैसूर को एक मजबूत राज्य बनाया, फ्रांसीसियों की मदद से सेना को आधुनिक बनाया, डिंडीगुल में एक मॉडर्न हथियार कारखाना लगाया। और फिर आया टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। हाँ, टीपू शासन 1782 से 99 तो बहुत ही अनोखा शासक था। वो सिर्फ लड़ाका नहीं था, उसमें नयापन लाने की सोच थी। उसने सेना का आधुनिकीकरण जारी रखा। रॉकेट टेक्नोलॉजी में उसका काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नौसेना बनाने की कोशिश की, नया कैलेंडर चलाया, नए सिक्के जारी किए, नापतोल का नया सिस्टम लाया, विदेशों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। अंग्रेजों से उसकी लड़ाई तो चलती रही। कितने युद्ध हुए थे? 4? जी, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला 1767 से 69, हैदर के समय मद्रास की संधि हुई। दूसरा 1780 से 84, हैदर के समय शुरू हुआ, टीपू के समय मंगलौर की संधि पर खत्म हुआ। तीसरा 1790 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। इसमें टीपू हार गया। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, जिससे उसे अपना आधा राज्य और बहुत सारा पैसा देना पड़ा। उसके बेटों को बंधक बना लिया गया। और चौथा युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। वेलेस्ली ने सहायक संधि थोपने की कोशिश की, टीपू ने मना कर दिया। युद्ध हुआ और टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए मारा गया। टीपू का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इस पर काफी विवाद रहता है। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे अक्सर कट्टर और अत्याचारी बताया, खासकर कूर्ग और मालाबार के विद्रोहों को दबाने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी उदाहरण हैं कि उसने हिंदू मंदिरों को दान दिया, जैसे श्रृंगेरी मठ को। वो कई भाषाएं जानता था, उसकी लाइब्रेरी भी मशहूर थी। तो एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। हाँ, वो अपने समय का शासक था। राज्य बचाना और बढ़ाना उसका लक्ष्य था। अंग्रेजों का वो कट्टर दुश्मन था और अपनी आजादी के लिए आखिर तक लड़ा। ठीक है, अब मराठों पर आते हैं। पानीपत 1761 के बाद वो बिखरे, पर फिर संभले भी थे। हाँ, पेशवा माधवराव के समय उन्होंने काफी शक्ति वापस पाई थी, लेकिन बाद में मराठा परिसंघ में आपसी फूट बहुत बढ़ गई। पेशवा कमजोर हो गए और सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे सरदार ताकतवर हो गए और आपस में लड़ने लगे। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। 3 युद्ध हुए इनके बीच भी। जी, 3 आंग्ल मराठा युद्ध। पहला 1775-82, थोड़ा लंबा चला। ये रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और उसकी सूरत की संधि 1775 से शुरू हुआ। नाना फडणवीस उस समय मराठा राजनीति संभाल रहे थे। अंत में सालबाई की संधि हुई, जिसे 20 साल शांति रही। लेकिन दूसरा युद्ध 1803 से 5 मराठों के लिए बुरा साबित हुआ। बहुत बुरा। वेलेस्ली का समय था। कमजोर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर से डरकर अंग्रेजों से बेसिन की संधि 1802 कर ली, मतलब सहायक संधि मान ली। ये बात बाकी मराठा सरदारों को पसंद नहीं आई। सिंधिया और भोसले लड़े पर हार गए। होलकर बाद में लड़ा पर वो भी हारा। इस युद्ध ने मराठों की कमर तोड़ दी। और तीसरा युद्ध 1817 से 19? ये आखिरी कील थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय था। पिंडारियों के दमन के बहाने ये शुरू हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आजाद होने की कोशिश की पर हार गया। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। मराठा परिसंघ भंग हो गया। तो मराठे क्यों हारे? इतनी बड़ी ताकत थी। मेंस के लिए ये बहुत जरूरी सवाल है। कई कारण थे। पहला, अयोग्य नेतृत्व। माधवराव के बाद कोई वैसा नेता नहीं आया जो सबको साथ लेकर चल सके। बाजीराव द्वितीय तो बहुत ही कमजोर साबित हुआ। दूसरा, मराठा राज्य का ढांचा ही दोषपूर्ण था। वो एक ढीला ढाला संघ था जिसमें सरदार अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे, एकता नहीं थी। आर्थिक नीति भी कमजोर थी। हाँ, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर चौथ, सरदेशमुखी और लूट पर टिकी थी। कृषि और व्यापार पर उतना ध्यान नहीं दिया।
उनकी सैन्य व्यवस्था और जासूसी प्रणाली भी अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर पड़ गई। सेना बहादुर थी, पर संगठन, हथियार, रणनीति में पीछे रह गए। और अंग्रेजों की कूटनीति? वो तो थी ही। उन्होंने मराठा सरदारों को आपस में लड़ाया, अलग अलग संधियां की, और उनके पास पैसा भी था। तो यहां भी वही बात, अंदरूनी कमजोरी और बाहरी ताकत दोनों ने मिलकर काम किया। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या खास है? चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के साल, संधियां मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, सूरत, पुरंदर, सालाबाई, बेसिन, पूना। लोग हैदर, टीपू, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, हेस्टिंग्स। मराठा सरदार पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, टीपू के इनोवेशंस। और मेंस के लिए मैसूर और मराठों के प्रतिरोध का तरीका, टीपू का संतुलित मूल्यांकन और मराठों की हार के कारण अंदरूनी और बाहरी दोनों। युद्धों के अलावा अंग्रेजों ने कूटनीति से भी राज्य हड़पे। दो बड़ी बदनाम नीतियां थीं, सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत। मेंस में इनका असर और 1857 के विद्रोह से इनका कनेक्शन अक्सर पूछा जाता है। सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की। देखने में ये दोस्ती का हाथ लगता था। अंग्रेज कहते थे हम आपकी रक्षा करेंगे बाहरी हमले से, अंदरूनी गड़बड़ी से। बदले में आपको हमारी एक सेना अपने राज्य में रखनी होगी, खर्चा भी आप ही देंगे। और अपनी सेना भंग करनी होगी। हाँ, और एक अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में रखना होगा। किसी और यूरोपीय या भारतीय राज्य से बिना पूछे बात नहीं कर सकते। मतलब पूरी तरह पराधीनता। विदेश नीति खत्म, सेना खत्म, पैसा भी गया। बिल्कुल। राज्य अपनी आज़ादी खो देता था, आर्थिक बोझ बढ़ जाता था, रेजिडेंट धीरे धीरे अंदरूनी मामलों में भी दखल देने लगता था, शासक बस नाम का रह जाता था। सबसे पहले किसने मानी थी ये? हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, भोंसले, कई राजपूत राज्य सब इसमें फंसते चले गए। और दूसरी नीति थी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। हाँ, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 58 की नीति ये उन राज्यों पर लागू होती थी जो अंग्रेजों के अधीन थे या उन्होंने बनाए थे। इसके मुताबिक अगर ऐसे किसी राज्य के शासक की मौत बिना उसके अपने बेटे नेचुरल मेल एयर के हो जाती तो उसका राज्य सीधे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा? नहीं, उसे निजी संपत्ति मिल सकती थी पर राज नहीं। डलहौजी ने इसे सख्ती से लागू किया। सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर 1849, भगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी रानी लक्ष्मीबाई वाला मामला और नागपुर 1854, इन सबको इसी नीति के तहत हड़प लिया गया। इससे तो राजघरानों में बहुत गुस्सा फैला होगा। जाहिर है। और फिर अवध का विलय 1856 हुआ। वो तो अंग्रेजों का वफादार साथी था सहायक संधि के तहत। हाँ, उसी क्यों मिला है? उस पर कुशासन मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाकर हड़प लिया। नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया, जबकि अवध की हालत खराब होने में सहायक संधि का भी बड़ा हाथ था। तो इन नीतियों का असर क्या हुआ? शासक वर्ग में डर बैठ गया कि उनका राज्य कभी भी जा सकता है। हजारों सैनिक बेरोजगार हो गए। आम जनता में भी गुस्सा बढ़ा और ये सारा गुस्सा 1857 के विद्रोह के बड़े कारणों में से एक बना। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या ध्यान में रखें? सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। याद रखें, अवध का विलय 1856, नवाब वाजिद अली शाह, कारण कुशासन। और मेंस के लिए? इन दोनों नीतियों की विशेषताएं, उद्देश्य और राज्यों पर राजनीतिक आर्थिक प्रभाव, और 1857 के विद्रोह के कारणों से इनका सीधा जुड़ाव। तो हमने देखा कि कैसे करीब 100 साल में प्लासी 1757 से लेकर अवध विलय 1856 तक अंग्रेजों ने लड़ाई, कूटनीति, धोखे, हर तरीके से भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। जी, इसमें उनकी अपनी ताकत, संगठन, सेना, लीडरशिप तो थी, पर भारतीय शक्तियों के आपसी फूट और कमजोरियों ने भी उनकी राह आसान की। बिल्कुल। इन जीतों और नीतियों ने सिर्फ भारत का नक्शा नहीं बदला,
बल्कि यहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरे असर डाले, जिनकी बात हम आगे करेंगे। हाँ, सहायक संधि हो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनका असर सिर्फ राजा नवाबों पर नहीं, आम लोगों पर भी पड़ा, जिसके नतीजे 1857 में दिखे। आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या 18वीं सदी में भारत की जो हालत थी, बिखरा हुआ मुगल साम्राज्य, आपस में लड़ती क्षेत्रीय ताकतें, क्या ये तय था कि कोई बाहरी ताकत यहाँ हावी होगी? क्या अंग्रेजों का आना या जीतना इनएविटेबल था, या इतिहास का कोई और रास्ता भी हो सकता था? ये दिलचस्प सवाल है। क्या कोई भारतीय शक्ति थी जो इस चुनौती का सामना कर पाते? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे स्पेक्ट्रम के अगले अध्याय के विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।